बात कोरोना प्रथम लॉकडाउन की है। दिन शनिवार। कोरोना के कारण व्यापारिक गतिविधियां वैसे भी न्यूनतम। साथ ही दूरदर्शन पर रामायण, महाभारत एवं अन्य पौराणिक कथाओं पर आधारित कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण। मैं भी अपने पति रितेश और बेटे जयेश के साथ महाभारत का प्रसारण देख रही थी। राजेश भैया अपने कमरे में दूसरे टीवी पर लगे हुए थे, पर मेरी जेठानी, जिन्हें मैं भाभी माँ बुलाती हूँ, को चैन कहाँ। उनके लिए छुट्टी का कोई अर्थ नहीं। अहनिश सेवा उनके जीवन का मूल मंत्र है। आगे बढ़ूं, उसके पूर्व थोड़ी सी बात अपने परिवार के बारे में। राजेश भैया और रितेश, दो ही जनों का परिवार है हमारा, और उनकी पत्नियां क्रमशः सुदर्शना एवं मैं अर्चना। दोनों भाइयों में 20 वर्षों का अंतर है। बड़े भैया रितेश के भाई कम, पिता ज्यादा हैं। दीदी बताती हैं कि जब वे इस घर में बहू बनकर आईं, तो रितेश केवल 5 वर्ष के थे। संकोची पर बेहद खूबसूरत। दीदी अभी भी हंसती हुई कहती हैं, अरे, जब मैंने दुल्हन के रूप में गृह प्रवेश किया, तो मैं तेरे रितेश पर फिदा हो गई। मुझे उसके रूप में सास ससुर जी का सर्वोत्तम उपहार जो प्राप्त हुआ था, शर्मीला सा 5 वर्ष का बालक। अम्मा उसे बार बार कहती, ये तेरी भाभी है और तू उसका देवर, पर वह तो और उनकी गोद में सिमटता जाता। फिर मैंने ही पहल की और उसके पास जाकर बोली, मैं तुम्हें आंटी की तरह दिखती हूँ। उसने पहली बार सर हिलाया और मुस्कुराया भी। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, आज से मैं तुम्हारी भाभी माँ। ठीक है, उसने सिर हिलाकर सहमति दी और मेरे हाथ फैलाते ही मेरी गोद में आ गया। उस दिन से हम दोनों पक्के दोस्त हो गए। मेरा देवर सहपुत्र अब तो मेरी गोद में आता ही नहीं। शायद तूने ही मना कर दिया होगा या तेरी उपस्थिति से डर जाता होगा। भाभी माँ इतना बोलकर हंस पड़ी। आज भी रितेश के बचपन की बात होने पर वे झेप जात प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, क्योंकि भाभी माँ ने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। सासू माँ ने तो उनके आते ही घर की सारी जिम्मेदारी उन्हें ही सौंप दी, जिसमें रितेश की जिम्मेदारी भी शामिल थी। खैर, महाभारत का आज का एपिसोड खत्म हो गया था। मैं उठी और सोचा, अब रसोई में देखा जाए क्या हुआ, क्या होना बाकी है। चलने को तैयार ही थी कि मेरे 10 वर्षीय बेटे जयेश का एक प्रश्न मेरे समक्ष बम की तरह फूटा। मॉम, यह नियोग क्या होता है? किसी प्रकार का योग है क्या यह? मैं तो थोड़ी देर के लिए सन्न रह गई। यह प्रश्न कहाँ से आया इसके मन में, और इस शब्द की जानकारी इसे कैसे हुई? मन तो किया कि उसे एक चांटा लगाऊं और उसके प्रश्न को खारिज कर दूं, पर मैं जानती थी कि ऐसा करना ना तो उचित था, ना संभव। रितेश तो कुछ नहीं बोलते, पर बड़े भैया और भाभी माँ मेरा बुखार उतार देते। मैंने अपने ऊपर काबू रखते हुए पूछा, यह शब्द कहाँ से सीखा तुमने? कल स्कूल में रिसेस में लड़के महाभारत की बात कर रहे थे, तो मेरे वर्ग के संतोष ने कहा, ऐसा लगता है महाभारत में कौरवों तथा पांडवों के परिवार में बहुत सारे लोग नियोग से ही उत्पन्न हुए हैं। जयेश का प्रश्न सुनते ही रितेश उठ खड़े हुए। मेरी तरफ मुखातिब होने के बाद इतना ही कहा, बेटे, इस प्रश्न को तेरी मम्मी ही ठीक से समझा सकती है। मुझे बड़े पापा के पास तुरंत पहुंचना होगा, वे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहते हुए वे मेरे पुकारने को अनसुना करते हुए कमरे से भाग खड़े हुए। मैं क्रोध से भर उठी, मन किया कि जोर से चिल्लाऊं, काया हो तुम, समस्याओं से भागने वाले। पर ऐसा कर न सकी। तभी भाभी माँ ने कमरे में प्रवेश किया। अर्चना, जाकर देख जरा महाराज ने खाना बनाना शुरू किया या अभी भी अपने सहयोगियों के साथ टीवी पर ही जुटा हुआ है। ऐसा लगा जैसे किसी ने संजीवनी दे दी हो मुझे। ठीक है भाभी माँ, मैं सब देख लूंगी, तब तक तुम अपने लाडले जयेश की शंका का समाधान करो। मैं तुरंत कमरे से बाहर आ गई, पर मन में उत्सुकता तो थी ही कि इस मासूम के दुरूह प्रश्न की क्या व्याख्या है उनके पास, क्योंकि मैं जानती थी कि वे किसी समस्या या प्रश्न से घबराने वाली नहीं हैं। बाहर आकर मैं दरवाजे की ओट में उनके जवाब के इंतजार में खड़ी हो गई। अपनी बड़ी माँ पर भी उसने उसी प्रश्न से प्रहार किया। थोड़ी देर के लिए भाभी माँ यूं चुप हुई मानो वे संज्ञा शून्य हो गई हों। बाद में पता चला, इस प्रश्न ने कुछ पुराने जख्म कुरेद दिए थे। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। अच्छा यह बता, तुझे योग का अर्थ मालूम है न? योग यानी दो वस्तुओं, व्यक्तियों या संख्याओं का जुड़ना,
जिसे तू गणित में एडिशन के नाम से पुकारता है, जानता है माँ पिता का योग इस पृथ्वी पर बच्चों को जन्म देता है। मैं, तू, सभी ऐसे ही इस धरती पर आए हैं। पर कभी कभी किसी अज्ञात कारण से योग सफल नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, इस बात को केवल धर्माचार्य ही समझ पाते हैं। मेरे तेरे जैसे सामान्य मनुष्य के लिए इसे समझना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। मगर हमारे धर्म ग्रंथों में प्रत्येक समस्या का समाधान है, जिसे विद्वान जन अच्छी तरह से समझते हैं। तो जब भी ऐसी स्थिति आती है, उन लोगों के निर्देश पर शास्त्र में बताए गए नियमों के अनुसार विशेष प्रकार से योग का अनुष्ठान किया जाता है। वही कहलाता है नियोग, यानी नियमानुकूल योग। समझ गया तू? तो उससे जिन बच्चों को भगवान के घर से पृथ्वी पर लाया जाता है, वे कुछ अलग होते हैं बड़ी माँ? नहीं रे, बिल्कुल मेरी तेरी तरह। कोई फर्क नहीं होता उनमें और हम में, समझ गया? उनके उत्तर ने जयेश को पूरी तरह संतुष्ट कर दिया। मैंने चैन की सांस ली। धन्य हो भाभी माँ, तुम ना रहो तो क्या करेंगे हम। मन ही मन मैंने उनका चरण स्पर्श किया और दबे पांव रसोई की तरफ भागी, ताकि महाराज के द्वारा किए और छूटे कार्यों का आंकलन कर सकूं। अचानक मेरा मस्तिष्क विवाह के कुछ ही समय बाद की घटनाओं की एक श्रृंखला को याद कर सिहर उठा, जब मुझे इस घर में आए हुए मात्र 4 माह हुए थे और मेरे गर्भ में जयेश आ चुका था। पर घटना को विस्तार से बताने के पूर्व कुछ और बातें मेरे परिवार के बारे में। मेरे ससुर जी के पूर्वज 5-6 पीढ़ी पूर्व गुजरात से चलकर कोलकाता होते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित इस शहर में आकर बस गए। उन्होंने अपनी सीमित पूंजी से दवाओं का थोक का कारोबार शुरू किया, जो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता गया। फिर उनके बड़े बेटे राजेश भैया ने इस व्यापार का विस्तार किया। दवाओं के साथ सर्जिकल सामग्री, फिजियो के यंत्र, मरीजों के लिए स्पोर्ट सामग्री आदि के निर्माण तथा वितरण का धंधा भी बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। राजेश भैया की शादी 25 वर्ष की उम्र में ही हो गई। बड़ी बहू के रूप में सुदर्शना दीदी आईं। उनके आते ही, जैसा मैंने पूर्व में कहा, मेरी सासू माँ ने अपनी सारी जिम्मेदारी रितेश सहित उनको सौंप दी। भाभी माँ ने इनका बड़े मनोयोग के साथ निर्वाह किया, पर उनकी क्षमता को घर तक सीमित रखना ठीक नहीं। इसे सर्वप्रथम बाबूजी यानी मेरे ससुर जी ने पहचाना। वे उन पर कारोबार की भी छोटी छोटी जिम्मेदारियां सौंपने लगे। धीरे धीरे घर के अतिरिक्त वे व्यापार के मामले में भी राजेश भैया को सहयोग देने लगीं। जयेश के मेरे गर्भ में आने के बाद मुझे थोड़ी परेशानी भी होने लगी थी। डॉक्टर ने जांच के बाद मुझे ज्यादा आराम करने की हिदायत दे दी। मेरे आने के बाद भाभी माँ गृहस्थी के कार्यों से मुक्त हो गई थीं, पर अब उन्हें इन जिम्मेदारियों को उठाना पड़ा। मैं कभी कभी उनके कार्यों में हाथ बंटाने की कोशिश करती, तो वो मुझे डांटकर आराम करने को भेज देती। एक दी प्रश्नवाचक चिन्ह मेरा धैर्य जवाब दे गया। मेरी सासू माँ मंदिर गई थीं और सारे मर्द अपने अपने काम पर। तब मैंने भाभी माँ को पकड़ा और खींचकर अपने कमरे में ले आई। सभी काम तो तुम ही देखती हो भाभी माँ, मैं तुम्हारी सहायता भी नहीं कर पाती। यह बात मुझे बड़ी सालती है। अरे पगली, चूल्हे चौके के लिए महाराज हैं, उनके 2 सहयोगी हैं। मुझे तो केवल इनकी निगरानी करनी होती है, और फिर तू तो हमारे परिवार को एक वारिस देने वाली है। यह क्या कोई छोटी बात है? भाभी माँ की इस बात ने मेरे अंदर एक कौतूहल जगा दिया। मैं बोल ही बैठी, भाभी माँ, तुम्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए 20 वर्ष हो गए। मुझे माफ करना अगर मेरी बात बुरी लगे। इस परिवार को वारिस तो आज से 19 वर्ष पूर्व ही मिल जाना चाहिए था। अरे पगली, वारिस मैं दूँ या तू, क्या फर्क पड़ता है? देखो भाभी माँ, मेरी बात को टालो मत। मैं जानना चाहती हूँ कि अब तक तुम्हारी गोद क्यों नहीं भरी। अच्छा यह बता, तेरा पति रितेश मेरा देवर है या पुत्र? बोल बोल, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, वो तुम्हारा देवर केवल नाम का है और अम्मा उसकी मात्र जैविक माँ हैं। 5 वर्ष की आयु से तुम्ही ने उन्हें पाला पोसा और मैं आई तो तुमने उन्हें मुझे सौंप दिया। मैं जब आई तो घर गृहस्थी से ज्यादा पारिवारिक व्यापार को समय देना पड़ा, क्योंकि उस वक्त इसकी जरूरत थी। फिर देखते ही देखते समय निकल गया। प्लीज मेरी बात मत टालो, आज मुझे इस प्रश्न का जवाब चाहिए।
अन्यथा मैं तुम लोगों की कोई बात नहीं मानूंगी और आराम तो कतई नहीं करूंगी। आखिर उन्होंने मेरी जिद के आगे हार मान ली और बेहद धीमी आवाज में बोलना शुरू किया, तेरे आने से लगभग 7 वर्ष पूर्व, यानी जब मेरा रितेश केवल 18 वर्ष का था, अम्मा ने मुझसे यही प्रश्न किया था। मुझे ये भी पता चला कि वे शहर के तकरीबन सभी डॉक्टरों से इस समस्या के समाधान के लिए मिल तो चुकी ही थीं। चुपके चुपके उन्होंने मंदिर, मजार, मन्नतें, तंत्र मंत्र सब शुरू कर दिया था। प्रत्येक दिन मुझे कोई न कोई प्रसाद खिलाया जाता, उपवास रखने को कहा जाता। सब कुछ समझते हुए भी मैं चुप रहती और एक आज्ञाकारी बहू के धर्म का निर्वाह करती। पर एक दिन अम्मा की कुंठा सामने आ ही गई। तुम दोनों ठीक से प्रयास ही नहीं करते, मुझे अब तक पोते का मुंह क्यों नहीं दिखाया? क्या तेरे भीतर वात्सल्य का प्रवाह नहीं होता? यह तो तू जानती ही है कि मैं अम्मा की दूर के रिश्तेदार की ही बेटी हूँ। मेरी शादी उन्हीं की पसंद से हुई थी, बिना किसी लेन देन के। इसलिए मैं अम्मा की थोड़ी मुहलगी भी थी। मैंने इसका फायदा उठाते हुए बातों को मजाक में उड़ाने की कोशिश की और हंसते हुए कहा, अम्मा, प्रयास के लिए तो तुम अपने बेटे को बोलो, मुझे क्यों कहती हो? चुप बेशरम, अपनी सास से कोई ऐसे बोलता है, पर तू भी जान ले, आज मेरी बात टालने की कोशिश बेकार होगी, मुझे साफ साफ जवाब चाहिए। मैं समझ रही थी अम्मा के उतावलेपन का कारण। मैं 33 पार करने लगी थी, तेरे राजेश भैया 38 पहुंच रहे थे। अम्मा को लगता जैसे समय उनके हाथ से निकलता जा रहा हो। मगर इस समस्या का सबसे दुखद पहलू था अम्मा और मेरे बीच तल्खी का बढ़ना। माँ बेटी का रिश्ता सास बहू के रिश्ते में बदलने लगा। हम दोनों के बीच अक्सर बहस हो जाती। संतोष बस इतना था कि इस बहस में ससुर जी और तेरे राजेश भैया को नहीं घसीटा जाता, मगर अम्मा के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव दिखने लगा था। एक दिन हम दोनों में जोरदार बहस हो गई। तू समझती क्यों नहीं कि कोई भी औरत माँ न बनने से अधूरी ही रह जाती है, जब तक उसकी जिंदगी में वात्सल्य का प्रवाह नहीं होता, समाज उसे पूर्ण औरत नहीं मानता। अम्मा, मुझे समाज की कोई चिंता नहीं। रही बात वात्सल्य की, तो वो भाव रितेश को देखकर ही उत्पन्न हो जाता है। अरे बेवकूफ, अब वो बड़ा हो रहा है, कल उसकी शादी होगी, घर में दूसरी बहू आएगी। रितेश तुझे भले भाभी माँ कह ले, आने वाली लड़की के लिए तू केवल जेठानी रहेगी और वो होगी तेरी कल की पटीदार। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समय आने पर मैं सब समझ लूंगी। इस बहस के बाद मुझे मजबूरन यह बात राजेश को बतानी पड़ी, वो भी चिंतित हो गए। हम दोनों ने इस समस्या पर गहन चिंतन किया, मगर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। बातचीत के क्रम में राजेश ने दबे जबान से अनाथालय से किसी यतीम बच्चे को गोद लेने का भी सुझाव रखा, मगर मुझे पता था इस प्रस्ताव को माँ कभी स्वीकार नहीं करेंगी। उनके लिए तो अपने खून से उत्पन्न खानदान का वारिस ही स्वीकार्य था। लेकिन अम्मा के रोज की चिक चिक से तंग आकर आखिरकार मैंने उनसे पूछ ही लिया, आपको मंजूर हो तो हम दोनों किसी यतीम बच्चे को गोद ले लेते हैं। तुम्हारा वारिस भी मिल जाएगा और तुम्हारे अनुसार मेरा वात्सल्य भी परिपूर्ण हो जाएगा। लेकिन वो नहीं मानी। फिर क्या करें अम्मा, मैं बताना नहीं चाहती थी, पर आज मुझे बताना पड़ रहा है। तुम्हें क्या लगता है हमने कोई डॉक्टरी राय नहीं ली इस मामले में? हम दोनों ने अपना पूरा परीक्षण करवाया। हमारी जांच से स्पष्ट हो गया है कि हम कभी माता पिता नहीं बन सकते। यह कब किया तूने? मुझसे पूछा था। तुम दोनों इतने बड़े हो गए कि ऐसे मामले में भी मेरी अनुमति आवश्यक नहीं लगी। पिछली बार जब हम मेरे मामा से मिलने लखनऊ गए थे तो मैंने तुम्हारे बेटे पर दबाव डाला और डॉक्टर के पास ले गई। इस मामले में तुम्हारे बेटे की कोई गलती नहीं है, सारा दोष मेरा है। तुम जो चाहो मुझे सजा दो, पर ऐसे कठोर शब्द न निकालो। अच्छा बता, डॉक्टर ने क्या कहा? क्या कमी है तुझ में? अब इस बहस से क्या फायदा? और अम्मा, कमी मुझ में हो या तुम्हारे बेटे में कोई अंतर पड़ेगा? या यह जानकर? ये तो बता, कमी कहाँ है और क्या है? उसका कोई उपचार नहीं है? देख, मैं तुझे लंदन, न्यूयॉर्क कहीं भी उपचार के लिए ले चलूंगी। तू मुझे बता, क्या कहा डॉक्टर ने? अरे अम्मा, मुझे कहीं भी ले जाओ, कुछ भी नहीं होगा। तेरा मतलब है मेरा बेटा नाम है? अम्मा सर पकड़कर बैठ गईं। उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि आगे क्या बोलें।
उन्हें पूरे वार्तालाप पर अफसोस होने लगा, पर परिवार वृक्ष आगे फलता फूलता रहे, इस लोभ का संवरण भी बड़ा कठिन था। अब मैं समझ गई पूरा मामला, लेकिन टीवी तथा समाचार पत्रों में देखती हूँ कि इसका भी हल डॉक्टरों ने निकाल लिया है, जिसमें जो क्रिया हम औरतों के शरीर के अंदर होती है, उसे वे किसी अन्य अज्ञात पुरुष के सहारे बाहर ही कराकर उसके प्रतिफल को हमारी कोख में प्रत्यारोपित कर देते हैं। अम्मा, उसे आईवीएफ कहते हैं। जब इतना जानती हो, तो यह भी समझ ही गई होगी कि ऐसे बच्चे का जैविक पिता कोई अन्य होगा। फिर तुम्हें जो खानदान की परंपरा को आगे बढ़ाने की चिंता है, उसका क्या होगा? और सुन लो, मेरे समक्ष राजेश ने भी यह प्रस्ताव रखा था जिसे मैंने सिरे से खारिज कर दिया था। भाभी माँ ने जिस तरह से इस प्रस्ताव को खारिज किया, मैं समझ सकती थी कि अम्मा निश्चित ही थोड़ी देर के लिए चुप हो गई होंगी। मगर जैसा भाभी माँ ने बताया, अम्मा उस दिन पूरी तैयारी के साथ आई थीं और अपने मिशन को सफल बनाने के लिए दृढ़ संकल्प थीं। अब जो प्रस्ताव वो देने वाली थीं, वो किसी एटम बम से कम नहीं था। आगे कुछ कहने के पूर्व भाभी माँ मेरे और करीब आ गईं। मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। उनके चेहरे पर तनाव स्पष्ट दृष्टिगोचर था। सदा आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली भाभी माँ की नजरें झुक गईं और बगैर मेरी ओर देखे उन्होंने अम्मा से हुए वार्तालाप का अंतिम हिस्सा बताना शुरू किया। तू तो इतनी पढ़ी लिखी है, हर विषय की जानकार है। तूने निश्चय ही नियोग शब्द भी सुन रखा होगा और समझती भी होगी। हाँ, जानती भी हूँ और समझती भी हूँ। तो क्या अब मुझसे नियोग भी करवाओगी? यह शास्त्र सम्मत विधि है बेटा, जिसका उद्देश्य मात्र वंशवेल को नष्ट होने से बचाना होता है। इसमें दोनों तरफ के संबद्ध सदस्यों की सहमति रहती है और एक सीमित समय सीमा में सब कुछ संपन्न होता है। तुझे तो पता ही होगा, महाभारत काल में इस विधि का प्रयोग कर वंश परंपरा को आगे बढ़ाया गया था। और इस पुनीत कार्य के लिए किस ऋषि अथवा देवता का आह्वान करना होगा मुझे? फिर उसे अपने खानदान का भी तो होना चाहिए। अथवा इस बड़े से परिसर में हमारे कुनबे के जो 5 टुकड़े बसते हैं, जो कभी एक ही परिवार थे, उनमें से एक एक का चुनाव कर मुझे आधुनिक द्रौपदी बनाना चाहोगी? देख, तू नाराज मत हो, मैं पूरी तरह से सोच समझकर यह बात कर रही हूँ। मुझे भी अपने घर की मर्यादा का ख्याल है और साथ ही इस बात का भी कि इस कार्य में किसी बाहरी व्यक्ति की भागीदारी न हो। वाह अम्मा, खूब मर्यादा का ध्यान रखा है तुमने। तुम ही तो बतलाती रही हो कि हमारी इकाई में पिछले 3 पीढ़ियों से एक ही पुत्र का जन्म होता रहा है। पहली बार तुमने ही इस खानदान को 2 वारिस दिए। फिर तो सगा छोड़ो, कोई चचेरा भी अपना खून वाला नहीं है। बाकी तो सारे दूर के रिश्तेदार बनकर रह गए हैं। ऐसे में कहाँ से लाओगी नियोग के नाम पर अपनी बहू का मुंह काला करने वाला कोई अपना? तू एकदम नासमझ है, या समझकर भी नासमझ बन रही है? समझती क्यों नहीं? अब तेरा देवर रितेश भी जवानी की दहलीज पर कदम। भाभी माँ का धैर्य अब जवाब दे बैठा। वो चीख उठी, बस अम्मा, बहुत सुन चुकी तुम्हारी बकवास। यही तुम्हारी मर्यादा है? तुमने सोचा भी कैसे? भूल गई वर्षों पूर्व की वो दुर्घटना, जिसमें तुम्हारे बचने की सारी उम्मीदें हाँ? प्रश्नवाचक चिन्ह। खो बैठे थे। थोड़ा होश आने पर तुमने एक ही काम किया था, रितेश का हाथ पकड़ मेरे हाथ में देते हुए कहा था, आज से तू इसकी भाभी माँ नहीं, पूरी माँ होगी। आज झूठे स्वार्थ में तुम अपना विवेक खो चुकी हो। खबरदार जो आगे एक शब्द कहा, ऐसी गंदी बात तुमने सोची भी कैसे? ऐसा बोल भाभी माँ उठ खड़ी हुई। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अम्मा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने लपककर अपनी बहू को गले से लगाते हुए बस इतना ही कहा था, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं स्वार्थ में पागल हो गई थी। अब ऐसी कोई बात कभी नहीं करूंगी। तू जैसा उचित समझे कर, मुझे मंजूर है। संयोग ऐसा कि इसके ठीक 1 वर्ष बाद ही अम्मा रितेश सहित सबों की जिम्मेदारी भाभी माँ को सौंपकर इस दुनिया से विदा हो गईं। अपनी बात पूरी करते करते भाभी माँ एकदम चुप हो गईं। उनका गला अवरुद्ध हो गया और आंखों से निःशब्द आंसू बहने लगे। मैं तड़प उठी। अनजाने में ही नियोग की चर्चा कर मैंने भाभी माँ का दबे दर्द को छेड़ दिया। मगर मुझे इस बात पर थोड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इतनी पुरानी घटना का जिक्र क्यों। भाभी माँ, यह बात मेरे आने से वर्षों पूर्व की है, फिर मुझसे इस वृतांत को बतलाने का क्या प्रयोजन?
कहीं ऐसा तो नहीं कि यह कहानी सुनाकर तुम रितेश से अपने संबंधों पर सफाई दे रही हो? अगर ऐसा है तो तुम भी वही गलती दोहरा रही हो जो अम्मा ने किया था। मैं तो जब इस घर में आई तो रितेश को देख और सुनकर मैंने भी तुम्हें भाभी माँ कहना शुरू कर दिया, पर तुम तो सदा मेरी माँ ही रही। मुझे अपने मायके से विदा करते समय मेरी माँ ने भी तुम्हारे बारे में यही कहा था, देख उसे कभी अपनी जेठानी मत समझना, वो तेरी सास की जगह है और अब वही तेरा माँ है। मैं माँ बेटे के रिश्ते पर संदेह करूंगी भाभी माँ? नहीं, तू नहीं करेगी, पर तू मेरे रितेश की पत्नी है और तुझे उसकी जिंदगी के हर पहलू की पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। तो क्या इस घटना की जानकारी रितेश को भी हो गई थी? पागल है क्या? ऐसा करना मेरे बेटे की जिंदगी में जहर घोलने के बराबर होता। उसने जान भी लिया होता तो महाभारत हो जाता, जिसे हमारा पूरा कुनबा मजे लेकर देखता और चटकारे लेते हुए पूरे नगर में सुनाता। और सुन, यह बात मैंने तेरे कान के लिए कही है, मुंह के लिए नहीं, इसका सदा ध्यान रखना। इतना कहकर भाभी माँ ने इस वार्तालाप को समाप्त किया। मुझे भी आगे कुछ कहने सुनने की हिम्मत नहीं थी, बस मैं उनके गले लगकर रोती रही। मगर उन्हें तो अपने दर्द जाहिर करने का भी अधिकार नहीं था। इस परिवार की वास्तविक मुखिया जो थी वह